हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा 5वां चैप्टर है जियोग्राफी का क्लास 7 का जल यानी वाटर। यार अक्टूबर से पहले हमें अपना पूरा एनसीईआरटी खत्म करना है। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर को देखेंगे पूरा, और उसके बाद हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को भी कंप्लीट, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं एसएसटी का हम आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे कि पूरे एसएसटी। लेकिन आपको यही एक एनसीईआरटी का पढ़ना पड़ेगा और साथ में प्रीवियस ईयर भी करना पड़ेगा सब कुछ, और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी करना पड़ेगा। तो आप इसके लिए कॉमेंट जरूर करना और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जल, हमारा वाटर जो चैप्टर है, जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनता है? हम जल के बारे में सोचते हैं तो कैसा चित्र बनता है यार? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगे, जो जल निकलता है ना, वही। बच्चे वर्षा भर गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। भाई हम अभी भी बनाते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। देखो सुबह बारिश होगी, जब हम लोग सोचेंगे बहुत भरा हुआ है, सो के उठेंगे लेकिन पानी गायब, वो जल कहाँ चला जाता है? देखो इसको देखते हैं हम। सूर्य के ताप के कारण जल क्या होता है? वाष्पित हो जाता है। कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण, सूर्य की जो इतनी गर्मी है ना, उसके कारण जो है जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है, और जैसे ये ठंडा होता है जलवाष्प किसका रूप ले लेता है? संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से वर्षा, हिम अथवा सहीम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र के नीचे गिरता है। और ये कैसे गिरता है नीचे? अब ऊपर जाएगा, बादलों का रूप लेगा तो भारी हो जाएगा यार, गिरना तो है ही ना। तो ये वर्षा, हिम अथवा शहीद वृष्टि के रूप में धरती के या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल, धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। जल चक्र किसको कहते हैं? जो अपने प्रक्रम है ना, उसको लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है। जैसे मान लो अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं, कभी ऐसे, कभी महासागर में गिर रहा है, कभी वायुमंडल में, कभी ब्लैक ड्रेस पहन के आ रहा है, पिंक, इस तरह से। तो इसी के ऐसे धरती जो चक्कर करता है, तो धरती मतलब कि धरती के बीच लगाता है। ठीक है, याद रखिएगा, उसको क्या बोलेंगे? जल चक्र। जैसे शैल चक्र जो परिवर्तन होता था, इसी तरह जल चक्र भी है। ठीक है, हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। हमारी पृथ्वी किसके समान है? थलशाला के। जो जल शताब्दी पूर्व उपस्थित था, आज वहीं भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग हम आज हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले मेजन नदी में बहता हो। मतलब कि सैकड़ों वर्ष पुराने जल का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अमेजन में वो बह रहा हो। ठीक है, वो अभी धीरे धीरे यहाँ आ गया हो। अलवर जल के मुख्य स्रोत। अलवर जल मतलब कि जिसमें लवण न हो, यानी जिनमें नमक ना हो, समझ रहे हो ना इसमें? ठीक है, अलवर जल के मुख्य स्रोत नदी होते हैं, ताल होते हैं, सोते हैं, हिमनद, महासागर एवं ये होते हैं अलवर जल के। याद रखिएगा, जो हम पी सकते हैं। महासागर एवं समुद्र को जल लवड़ी होता है, मतलब इसमें नमक होता है। सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। ठीक है, जो सोडियम क्लोराइड यानी सीएल हम यूज करते हैं, वो होता है लवड़ी जल में, और जो हम पानी पीते हैं वो अलवड़ी जल होता है। जल का वितरण, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो लवणता, अगर 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, महासागर की औसत लवणता 35,000 प्रति 1000 ग्राम है। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ। आपसे देखो सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछेगा, गलत कर देगा, कभी 3/4, कभी 5/4, कभी 2/4, और हम 2-4 में ही हमेशा कंफ्यूज होते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हम भी पेपर दिए हैं ना, हमें पता है। तो 3/4 याद रखिएगा, 3 को ऊपर रखना है, 4 को ऊपर। सबसे पहले 3 आता है, फिर 4 आता है, याद रखिएगा। भाग जल से ढका हुआ। यदि धरती पर जल की अपेक्षा अधिक जल है तो अनेक देशों में जल की, देखो अनेक लोग, अभी साउथ अफ्रीका का देखो यार, रिसेंट में करंट अफेयर्स देखो, वहाँ पे पानी, नामीबिया में देखो जो जानवर है उन लोग को मारने वारने की बात करी जा रही है। तो जब इतना पानी है तो फिर हम क्यों सूखे का सामना कर रहे हैं? क्योंकि सारी पानी पीने लायक नहीं है यार। 97% जो है महासागर है, बर्फ छत्रक 0.2% है, भूमिगत जल 0.68 है, और झीलों का ये सब है, ये सब रेशियो है। पीने लायक बहुत ही कम पानी है। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। इसराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लॉ कर सकते हैं। इनमें नमक की अधिकता इसे संघनन बनाती है। मतलब इसराइल का जो मृत सागर है ना, उसमें एक डेड सी जिनको हम बोलते हैं, 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। उसमें हम आराम से बैठे रहेंगे ना, तैरते रहेंगे, आराम से प्लॉ कर सकते हैं, मतलब कि डूबेंगे नहीं, इतना ज़्यादा उसमें नमक है। जीवन के लिए अत्यधिक जल, देखो जीवन के लिए सबसे ज़्यादा अगर अधिक कोई चीज़ ज़रूरत है तो जल, और उसके बाद जल के बाद हमारा वायु, दोनों हमें चाहिए। प्यासे होने पर हमें केवल जल ही अगर हमें प्यास लगेगा, कोई हमें जूस ला के दे दे, हमें कभी नहीं अच्छा लगेगा, हमें पानी ही चाहिए होता है। ऐसे में आपको ऐसा क्या मतलब ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? भाई हम लोग बहुत पानी बर्बाद कर रहे हैं। बाद में हम तो अपने लिए निकल लेंगे, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी रहेगी उसके लिए तो हमें कुछ करना चाहिए ना। एक चीज याद रखिएगा, 22 मार्च विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को हर साल विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न प्रविधियों को प्रलंबित किया जाता
तय है, ठीक है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। महासागरीय परिसंचरण, समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। समुद्री तट पर आप देखो कुछ जादुई सा लगता है। पुलीन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवड़ी गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ मोहित करने वाला। हमें बहुत अच्छा लगता है समुद्र के किनारे जाने वाला। तो मैं जा नहीं सकती कभी, गया फिर गई नहीं हूँ, बाद में तो जाऊँगी। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, ऐसे मोशन करता रहता है, ये याद रखिए। कभी कभी शांत, कभी मतलब कि यह कभी शांत नहीं रह सकता, हमेशा गति करता रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। आपसे ये पूछेगा महासागर गतियाँ कितनी प्रकार की होती? 3। कौन कौन? तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं, ठीक है। इसको अब यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तरंगे, समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। कैसे तरंगों के साथ गेंद पर तट वापस लौट आती है। देखो समुद्र पर आप गेंद खेलते हो, मान लो पानी में चली गई तो क्या होता है? बहुत मस्त लगता है, पानी भी ऊपर आता है, थोड़ा सा गेंद भी वापस आ जाता है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें तरंग कहते हैं। आपको पूछेगा तरंग क्या होते हैं, तो जब महासागरीय वो जो होता है महासागरीय सतह पर जल जो है लगातार ऊपर नीचे ऐसे गिरेगा फिर उठेगा, गिरेगा फिर उठेगा, इसको तरंग कहते हैं। प्लीज़ याद रखिएगा, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज से पवन बहती है उतनी ही बड़ी मतलब कि तरंगे होती हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे, जब तूफान में हवा चलती है भाई तो क्या होता है कि विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट जो है वो डूब गया था, ठीक है, इतना भयंकर आया था। कब? 2004 में। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। सुनामी का ये तांडव 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। कौन? भारतीय प्लेट जो थी। समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई, इस कारण भूकंप आया। महासागरीय तल से लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशाओं में ये झुक गया। ये चीज याद रखिएगा। ज्वार भाटा, देखो ज्वार भाटा से क्वेश्चन आता है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा किसको कहते हैं? दिन में नियम से 2 बार क्या करना है? महासागरीय जल को उठना है और बैठना 2 बार, 1 2, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ज्वार भाटा। इसमें जब हम सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तल के बड़े हिस्से को डुबो देते तो उसे ज्वार कहते हैं। ज्वार किसे बोलते हैं? जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर, ठीक है, जब सर्वाधिक ऊंचाई मतलब ये देख रहे हो खूब सर्वाधिक ऊंचाई तक के जल और तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, तब इसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है उसे एवं तट से पीछे चला जाता है उसे भाटा। भाटा कैसे कहते हैं? जब वो एकदम नीचे आ जाता है और पीछे चला जाता है, ऐसे मतलब समुद्र जैसे पीछे चली जाने लगी, उसे भाटा कहते हैं। आप समझ रहे हो ना? सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। किसके कारण? सूर्य एवं चंद्रमा के गतिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, देखो जब पृथ्वी का जो जल होता है ना चंद्रमा के निकट होता है, तब उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जल जो है अभिकृषित हो जाता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं, ठीक है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। कब? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो तीनों एक सीध में होती है। कौन? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक सीध में होती हैं। तब उस समय उच्च ज्वार उठते हैं। कब? उच्च ज्वार उठते हैं। इस उच्च ज्वार को बृहद ज्वार भी कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम तथा अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप तब क्या होता है? निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को क्या बोलेंगे? लघु ज्वार भाटा कहते हैं। और एक चीज,
उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करती है। उच्च ज्वार के जो दौरान मछलियां तट के निकट आ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप मछुआरों बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे होने से जल की उतार चढ़ाव में का उपयोग जो है विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। महासागरीय धाराएं, यहाँ से दो चीज़ पूछेगा। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से चलने वाली धाराएं होती हैं, ठीक है, जो बहती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी दोनों हो सकती हैं। समांतर गर्म सागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट होती है। कैसे नहीं होगी? भूमध्य रेखा हमारा ये है ना, तो यहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, बहुत गर्म होती है, तो इस तरह से याद रखिएगा, तो गर्म होती है, तो यहाँ पे गर्म होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। ठंडी धाराएं जो होती है उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं, ठीक है। लेब्राडोर, ये कैसी महासागरीय धाराएं हैं? लेब्राडोर याद रखिएगा, शीत धाराएं हैं। लेब्राडोर और हम गल्फ स्ट्रीम में बहुत कंफ्यूज होते हैं। गल्फ स्ट्रीम में हमें कंफ्यूज, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, गल्फ स्ट्रीम ग से गर्म धारा, ठीक है। लेब्राडोर आप अभी एक कंफर्म हो गया ना, तो दूसरा आप कर ही लोगे। लेब्राडोर कैसा है? ये शीत जलधारा है। और गल्फ स्ट्रीम गर्म, गल्फ स्ट्रीम ग से गर्म जलधारा। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, मतलब मछली के बहुत लिए अच्छा माना। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ यार। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा, सपोर्ट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको नोट्स लेना होगा तो नोट्स की प्राइस 49 रुपीज़ है। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी मिल जाएगा। चैप्टर वाइज आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज आप पढ़ सकते हो, आराम से उसको रिविज़न कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू। और नोट्स के लिए मैं व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी।